यार अभी तक जितना चीज़ें पढ़ाई गई, कहीं कुछ डाउट है आप लोग को? हाँ हाँ नहीं, वो थोड़ा अलग है, उसकी बताएंगे हम आपको आगे। इंटीग्रेशन इससे थोड़ा क्या काफ़ी अलग है, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़े रहोगे तो थोड़ा यहाँ जो हम बताएंगे थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ऐसा होता है कि एज्यूम करते हैं, एक स्टॉप होता है, ड्राइवर होता है, राइट। बताएंगे आगे आपको, वो मतलब है आसान है, इससे भी आसान है, मेन ये समझना है आपको, ठीक है। तो टेस्टिंग वर्ड बार बार सुन रहे हो, टेस्टिंग समझ में आई ना, क्या करना है कैसे करना है? बस हाँ, ये इतना तो समझ में आनी चाहिए भाई किस लिए आए हो। अच्छा, टेस्ट करना है, कोई भी एप्लीकेशन होगा, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, उसको आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए हमने बताया था लास्ट क्लास में, क्या होना चाहिए आपके पास? टेस्ट केस। टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि अब हवे में कोई टेस्टिंग तो करोगे नहीं ना कि भाई ये सही होगा या नहीं होगा, या गलत होगा या नहीं होगा, किसके बिहाफ पे करोगे? कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे होगा ना। तो डॉक्यूमेंट किसके बिहाफ पे होगा? ये टेस्ट केस आप जो लिखे हो, इसी के बिहाफ पे आप क्या करोगे? एप्लीकेशन को क्या करोगे? टेस्ट करोगे। इतनी बात समझ में आई थी? बिना ये टेस्ट केस के आप टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। अगर मतलब कोई करता भी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल कोई भी कंपनी हो, ऐसे नहीं कोई बोलेगा हम हवे में टेस्ट करते हैं। वो सब लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं? टेस्ट केस, ठीक है। ये वर्ड याद रहेगा आपको, टेस्ट केस। यही डॉक्यूमेंट को हम देख के क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। जो भी चीज़ हमें मिला है उसको देखते हैं, सही चल रहा है गलत चल रहा है, एक एक पॉइंट करके जैसे जैसे वैलिडेट करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या करेंगे, हम अपना पास और फेल लिखते चले जाएंगे। अब जायज़ की बात है, जो कोई चीज़ टेस्ट करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें पास होती है और कुछ चीज़ें फेल भी होती है, इसीलिए तो टेस्ट कर रहे हो भाई। कोई गलती है तो वहाँ पे आप गलती निकालने के लिए हो, हाँ, तो उसी गलती को क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिफेक्ट बोलते हैं ना। डिफेक्ट मतलब जब आपकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कंडीशन मिसमैच होती है। जैसे आपकी उम्मीद कुछ थी और आपको मिला कुछ और, है ना। आपको चाहिए था कि एक फ्रेश एक क्लॉथ या शर्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आप घर पे ला के देखे तो उसमें एक थोड़ी सी क्या थी, इस छेद थी या थोड़ी फटी थी, या कलर थोड़ा डल था। आपकी उम्मीद के हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिली, तो मतलब वो सामान आप लोगे नहीं ना, आप रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे भैया हमको नहीं चाहिए, हमने तो पैसे दिए हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। अगर आप क्लाइंट अगर आपको पैसे दे रहा है सही प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आप सही सॉफ्टवेयर बना के उसको नहीं दोगे तो आपके पास क्यों रखेगा? तो क्या करेगा उस प्रोडक्ट को लेके? उस सॉफ्टवेयर का उसके पास क्या काम है फिर, अगर उसके मुताबिक आपने चीज़ें बनाई ही नहीं है ना। समझ में आ रही ना? मतलब कोई चीज़ सही होगी तभी आपको मतलब एक्सेप्ट करेगा क्लाइंट, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे आप कोई चीज़ें देखते हो, अगर सही आपको मिला तो लोगे, नहीं मिलेगा क्या करोगे भाई? अपने पैसे लेके दूसरे से दुकान पर चले जाओगे। वैसे अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा कंपनी वाले से बनवा लेगा, लेकिन बनवाएगा, उसको तो ज़रूरत ही है ना। तो ये चीज़ होती है डिफेक्ट। और एक चीज़ आपने देखा था कि एक चीज़ और आपने पढ़ा था, क्या? डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इसकी भी एक क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। डिफेक्ट ऐसे ऐसे चलता है भाई। पहले क्या होता है? न्यू होता है, फिर आप कभी कोई एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो तो आप उसके स्टेटस क्या बताते हैं? न्यू। फिर आप उस डिफेक्ट को लेके असाइन करते हो, किसी को देते हो। किसको दोगे? डेवलपर को। तो सेकंड स्टेटस आपका क्या हो जाएगा? असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो? असाइन के बाद क्या करते हो? डेवलपर क्या करेगा? उस चीज़ को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो देखेगा भैया कि डिफेक्ट है या नहीं है। मान लो उसने देखा डिफेक्ट है, तो क्या करेगा? अगला काम वो फिक्स कर देगा। फिक्स मतलब सही कर देगा, अपने कोड से सारी चीज़ सही कर देगा। सही मतलब क्या? जैसे आपका रिक्वायरमेंट ये था कि एक यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, उस यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स में क्या होना चाहिए? अगर मैं एक्सपर्ट व्यू डालूं तो एक्सेप्ट करे, इसके अलावा कुछ भी डाले तो एक्सेप्ट ना करे। लेकिन आपने टेस्टिंग किया, आपने बोला एक्सपर्ट व्यू भी ले रहा और कुछ और डाल रहे वो भी ले रहा, मतलब डिफेक्ट है। रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं था। रिक्वायरमेंट में था कि जो एक्सेप्ट करना चाहिए वही एक्सेप्ट करे, लेकिन आपका क्या हुआ? वो कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा था। आपने उसको डिफेक्ट रेस किया, उसके बाद असाइन किया किसको? डेवलपर को। डेवलपर ने उसको ओपन किया, उसने फिर से क्या कर दिया? उसको फिक्स करके दिया। मतलब तो वो ऐसे बना दिया भैया ठीक है जाओ एक्सपर्ट व्यू ही लेगा। अब आप अपने हिसाब से क्या कर लो? टेस्ट कर लो। जब आप उसको टेस्ट करोगे तो दोबारा टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? ये रीटेस्टिंग हो जाएगी, राइट। रीटेस्टिंग हो गई। फिर इसके बाद
रीटेस्टिंग करने के बाद आप उस चीज़ को देखोगे भाई अब आपके मुताबिक सही चल रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, वेरीफाई करके फाइनली ये कर दोगे क्या, आप वहाँ पे स्टेटस मार्क कर दोगे भैया अब ये कोई गलती नहीं है, यहाँ पे अब सारी चीज़ें क्या कर रही है, हमारे टेस्ट केस के बिहाफ पे सब कुछ सही चल रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसे ही सारी चीज़ हो रही, रिक्वायरमेंट में भी वही थी, इसलिए हमने हमारे टेस्ट केस से मैच किया, वो भी सब मिल रही थी, मतलब सब कुछ क्या है, सही चल रहा है। अब हम इस डिफेक्ट को जो हम रेस किया तो उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें, अब अगली फंक्शनलिटी पे काम करें। वहाँ अगर डिफेक्ट मिलेगा तो उसको भी रेस करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ऐसे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये एक बेसिक साइकिल है। दिक्कत यहाँ से हमने बताया था, जब ओपन करता है डेवलपर, कभी कभी उसके पास क्या होता है पता है, उसके पास 2-3 कंडीशन दिखती है। पहला क्या, एक बोल देगा भैया ये क्या है, रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड मतलब ओपन करते उसके दिमाग में एक चीज़ आता है, ऐसा तो नहीं है रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड मीन्स व्हाट, वो बोले भाई एप्लीकेशन की ये फंक्शनलिटी है, ये कोई डिफेक्ट वगैरह नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। अब बनाने वाला तो हमेशा मैंने बताया था ना, हमेशा बोलेगा मेरा सामान तो सही है, लेकिन आप वेरीफाई किसके बिहाफ पे करोगे, वो जो रिक्वायरमेंट आपको मिली थी उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। उसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे तो आप टेस्ट केस लिखे हो, है ना, और उसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे उसने क्या किया, डेवलपर ने क्या किया है, कोड लिखा है, डेवलप किया है उस एप्लीकेशन को, राइट। तो सारे लोग किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, इसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। जिसने कौन लिख के देता है, बीए बिजनेस एनालिस्ट लिख के देता है क्लाइंट्स, भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो लिखते जाता है, एक बड़ा सा ऐसा खर्रा बना के दे देता है, एक बड़ा सा लिस्ट, और भैया सबको पकड़ा देगा, सब अपना अपना काम करना चालू कर दो, ठीक है। तो इसी बिहाफ पे क्या करेगा, सब अपना काम करते हैं। जब डेवलपर बोलता है ये रिजेक्टेड है, ओपन करने के बाद उसके दिमाग में एक ख्यालात आती है। ओपन का मतलब ये आपको समझाएगा, डेवलपर समझाएगा क्या, कि भैया ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है, ऐसे ही एप्लीकेशन बिहेव करता है, ऐसे ही होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, बोले कैसे नहीं होना चाहिए, आपको कैसे पता, बोलो कि रिक्वायरमेंट में देखो भैया, रिक्वायरमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि भैया एक्सपर्ट व्यू ही डाले तो ही ले, इसके अलावा कुछ ना ले। आप तो देखो इसमें कुछ भी ले रहा है, तो अपनी गलती को स्वीकार करेगा, लेकिन पहले वो उसके दिमाग में क्या चलता है, कभी कभी उसको नहीं समझ में आता, जैसे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हो, उसको भी थोड़ा लगे डाउटफुल है, तो बोलेगा नहीं ऐसे ही होना चाहिए। पर आप रिक्वायरमेंट, दोनों भी रिक्वायरमेंट की बिहाफ पे बात करोगे, कभी कभी आपको भी लगता है कि शायद गलत है, तो उस समय गलती रेस करो, डिफेक्ट रेस करो, बता दो कि डिफेक्ट है। बाद में जब वो आपको समझाएगा, वो आपको रिक्वायरमेंट दिखाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को किस हिसाब से बात करेंगे, रिक्वायरमेंट की बिहाफ पे, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अगर मतलब जो हिसाब से रिक्वायरमेंट लिखा होगा उसी हिसाब से डेवलप हुआ है, उसी हिसाब से आपको क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है, उसी हिसाब से आपको सही और गलत का क्या बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। तो एक हो गया रिजेक्टेड, और दूसरा क्या उसके दिमाग में चलता है, क्या एक चलता है उसके दिमाग में डुप्लीकेट ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि दोबारा जेरोक्स, मतलब यही जो आपने डिफेक्ट रेस किया है ये ऑलरेडी पहले से रेस हुआ है, आप फिर से वही डिफेक्ट रेस कर रहे हो यार, तो आपको दिखाता है। मतलब अच्छा ये बताओ, किसी के जैसे डेवलपर है या टेस्टर है, हमारे पास कोई एक काम तो नहीं होता ना, हमारे पास उस साइकिल में 10 काम पड़े होते हैं, तो हमें 10 काम करना है। ऐसे ही डेवलपर को मान लो 10 काम है, तो आप एक डिफेक्ट रेस करते हो तो उसके पास 11 काम होते हैं। अब ज़बरदस्ती एक डिफेक्ट उसका रेस है, आपने वही डिफेक्ट फिर से रेस कर दिया, तो उसके काम में तो 12 काम दिखने लगेगा ना। कभी लीड ये नहीं देखता कि डिफेक्ट किस चीज़ की है, वो देखता है तुम्हारे बोर्ड में कितना दिख रहा है, तुम्हारे पास कितना काम अभी पड़ा है। बोलेगा भाई 12 काम पड़े यार तुम्हारे पास, तो बोलेगा भैया ये देखो यही डिफेक्ट जो आपने रेस किया है, ये पहले से देखो यहाँ रेस हुई पड़ी है, तो आप इसको क्या कर दो भैया, डुप्लीकेट मार्क करके बंद कर दो, हमारे पास हम उस पर काम कर रहे हैं, हम बता देंगे, सही हो जाएगा फिर, ठीक है। और एक तीसरा कंडीशन क्या दिखता है उसके पास, डिफर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई डेवलपर ने मान लिया गलती है, अब इसने ये नहीं किया तीसरी बार कि भाई चलो ये एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है या डुप्लीकेट है, वो बोला ठीक है चलो गलती है, तो गलती में हम उसको देखें कि भैया गलती की इंपॉर्टेंस क्या, मतलब डिफेक्ट कितना बड़ा है, छोटी डिफेक्ट है कि बड़ी डिफेक्ट है। अगर बड़ी डिफेक्ट रहेगी तो भाई उसको तुरंत फिक्स करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर कोई चीज़ यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पर क्लिक करके आपको आगे जाना है, तभी आपको होम पेज दिखेगा। मान लो लॉगिन बटन ही काम नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है ना। 3 जन है, सबको लॉगिन करके अंदर ही जाना है और लॉगिन ही नहीं हो रहा है, तो तीनों जन ब्लॉक होके बैठे हो ना यार, लॉगिन होगा तभी तो अंदर जाएंगे। ऐसा तो तीनों जन का मतलब एक डिफेक्ट की वजह से तीनों के तीनों लड़के क्या है, बैठ गए हैं, काम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए क्या होगा, ये बोलोगे भैया बहुत हाई प्रायोरिटी की डिफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, उसको तुरंत आप वो करो, फिक्स करो, हम इस पर काम करना है, हमें सब इसलिए बैठे हैं सब। आप ऐसे डायरेक्टली क्लियर कट उससे बात करोगे डेवलपर से, तो डेवलपर देखेगा भाई कहाँ दिक्कत है, हाँ ठीक है,
तो आप उसको क्या, वो तुरंत रिजॉल्व करेगा, और जैसे ही रिजॉल्व करेगा सब कुछ चलने लगेगा, सब अपने अपने होम पेज पहुँच के सब अपनी अपनी फंक्शनलिटी पर काम करना चालू करेंगे, तब किसी को कोई ब्लॉकर नहीं। मान लो कहीं मेन ऐसी जगह इशू आई है कि वहीं से होकर सबको वहीं आगे गुजरना है, तो भाई वो तो बहुत मेन फंक्शनलिटी है, ठीक है, उसको तुरंत रिजॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या होता है कि बोले भाई डिफेक्ट तो मानते हैं, लेकिन डिफेक्ट कैसा है, छोटा डिफेक्ट है। छोटा मतलब डिफेक्ट तो डिफेक्ट मतलब ऐसा है, इस डिफेक्ट के कारण आपका कोई चीज़ बंद नहीं पड़ेगा, आप आगे का काम करते रहो, और ये डिफेक्ट को आपको 14 दिन की जो साइकिल, आपको 14 दिन में जो काम करके आपको आगे पहुंचाना है, उसके पहले ही हम आपको दे देंगे, आप सब कुछ सही करके आप आगे भेज देना। और माइनर मिस्टेक मतलब कैसे, जैसे मैंने बताया था स्पेलिंग की मिस्टेक हो, जैसे मान लो दीपक में DEEPAK हो तो हम DIPAK भी लिख सकते हैं, पढ़ने वाले दीपक ही पढ़ेंगे, बट रिक्वायरमेंट में था डबल ही होना चाहिए। तो बोलेगा यार चलो ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको सही कर दूंगा, अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े काम पड़े हैं जिसको करके देना ही है मुझे जल्दी। मतलब और भी तो टेस्टर होते हैं जो असाइन करते हैं डेवलपर को, तो बोलेगा भाई ये इंपॉर्टेंट, ये कर लेता हूँ, फिर बाद में आपका करके दे दूंगा, लेकिन ये 14 दिन के अंदर आपका करके मैं दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है, टेंशन मत लो आप मीटिंग में ये बोल देना। तो अगर आप मीटिंग में ये चीज़ चर्चा करोगे तो उसको पता रहेगा सबको, भाई ये छोटा डिफेक्ट है, इस पर काम हो रहा है, करके दे देंगे, ठीक है। तो ये होती है क्या, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अगर मान लो तो ये 3 कंडीशन दिखती है ओपन के टाइम पे, और सब कुछ अगर मान लो उसने मान लिया डिफेक्ट है, डिफेक्ट करने के बाद क्या होगा, फिक्स करेगा, फिर से आप उस चीज़ को क्या करोगे, रीटेस्ट करोगे, रीटेस्ट करने पे चीज़ें सही चलेगी तो वेरीफाई करके क्लोज करोगे, अगर चीज़ें नहीं चलेगी सही तो रीटेस्ट के बाद डायरेक्ट फिर से जाएगा कहाँ पे, ओपन पास, रीओपन पास, और रीओपन पास फिर और डेवलपर फिर उसी चीज़ को सही करेगा, फिर आप रीटेस्ट करोगे, फिर नहीं चाहिए फिर ऐसे ही ओपन करेगा, फिर देखेगा, मतलब ऐसे ही साइकिल घूमती रहेगी वो, जब तक पूरी तरह से क्या ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए कि अब सारी चीज़ें सही चल रही, तभी वेरीफाई और क्लोज करोगे। और ये क्लोज हमेशा टेस्टर करेगा, डेवलपर नहीं करता। डेवलपर क्लोज कर देगा तब तो आप काम ही, उसको लगेगा भाई सही चल रहा है, तो आपका क्या मतलब हुआ वहाँ पे, आप वेरीफाई कर रहे हो तो आपकी अथॉरिटी है कि उसको भाई आपको लग रहा है सही है तो क्लोज करो, आपको लग रहा है कि गलत है तो इसको फिर से दे दो भाई कि आप सही करो, फिर से अभी भी गलती है इसमें, तो फिर से वो क्या करेगा, फिर से सही करेगा, फिर से आप रीटेस्ट करोगे, जब तक सही पूरी तरह से नहीं हो जाएगी ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। फिक्स के बाद रीटेस्ट, फिर रीओपन, फिर फिक्स, फिर रीटेस्ट, फिर रीओपन, ऐसे ऐसे साइकिल घूमती रहेगी जब तक पूरी तरह से सही नहीं हो जाएगा, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओगे। किसके हिसाब से, टेस्ट केस के हिसाब से। जब एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे आप, हाँ अब सही चल रहा है, एक्सपर्ट व्यू ही ले रहा है, देन आप वेरीफाई करके क्लोज करो। इतनी प्रोसेस समझ में आई आप लोग को। तो एक चीज़ ये बताई गई थी आपको, ठीक है। और टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक बताई गई थी। टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक कोई टेस्ट केस नहीं है, ये टेस्ट केस लिखने का एक तरीका है जिसको स्मार्ट वर्क से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ करके हम टेस्ट केस लिखते हैं, जिसमें आपको BVA बताया था, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सिंपल का मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना, पहला 3 लेने का, लास्ट 3 लेने का। बाउंड्री कहाँ से डिसाइड होती है, जैसे कहीं नंबर की बात हुई, कहीं डेटा की बात हुई, जैसे कोई अगर आप अल्फ़ाबेट में आपका नाम लिख रहे हो तो कहीं से शुरू होगा 1 और जहाँ खत्म होगा वो लास्ट वाला नंबर, वहाँ से उस बाउंड्री की क्या कर लो, वेरीफाई 3 डिजिट यहाँ ले लो, 3 डिजिट यहाँ ले लो, बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज कर दो। और बाद में इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग मतलब उस तीनों, मतलब उस बाउंड्री के बीच में से कोई एक वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मैंने बोला विभाजन किस हिसाब से होगा, जैसे मान लो ट्रांजेक्शन 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक करना है तो पहले 1 डिजिट देखो, फिर 2 डिजिट ले रहा है कि नहीं देखो। अगर 2 ले रहा है तो जायज़ की बात है 77 मिलेगा, 88 मिलेगा, 99 मिलेगा, 12 मिलेगा, 18 मिलेगा। अगर 3 ले रहा है तो 599 मिलेगा, 500 मिलेगा, 600 मिलेगा। ऐसे 1000 वाला देख लो, 10,000 वाला देख लो और 1 लाख वाला देख लो। मतलब अगर इतनी डिजिट वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके अंदर जितनी भी डिजिट आएगी वो सब एक्सेप्ट करेगा। उससे क्या होगा, आपका काम भी फास्ट होगा और सारी डेटा पे आप क्या कर सकते हो, वैलिडेशन कर सकते हो। भाई इतने कम समय में हमने सारे को चेक कर लिया फटाक से। और डेवलपर ऐसा नहीं बेवकूफ़ है कि बहुत गलती कर देता है। डेवलपर एक छोटी सी मिस्टेक करता है जो यहाँ से नहीं लेना चाहिए था यहाँ से लेने लगा, ऐसे ही मिस्टेक करता है। जैसे अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, कोई चीज़ एक चलाते हैं, जैसे 1 से चलाना था वो चला दिया 2 से या 0 से या 1 छोड़ के 1, तो गलतियाँ वहीं आएगी ना। अगर मान लो कहीं एक गलती आ रही है तो पक्का है कि वहीं से सारी गलतियाँ शुरू हुई है, वहाँ फिक्स कर लिया सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और एक बताया था मैंने आपको स्टेट ट्रांजिशन टेक्निक डायग्राम, जिसमें क्या होता है अलग अलग स्टेज को टेस्ट करते हैं, जिस स्क्रीन पे पहुंचेंगे उस स्क्रीन को क्या करना है, टेस्ट करना है। और लास्ट हमने बताया था क्या आपको, डिसीजन टेबल टेक्निक, मतलब आप टेबल बना के आप देखते हैं कि भाई कितनी सिनारियो हो सकते हैं। मान लो 10 फील्ड है एक फॉर्म पे, तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो भी है,
ठीक है। तो आप एक बार फर्स्ट नेम को क्या करो, सही डालो, ठीक है। फर्स्ट नेम सही, एक बार पूरा सही डाल दो, फिर एक बार फर्स्ट नेम गलत डालो और बाकी सब सही डालो। एक बार फर्स्ट नेम सही डालो, लास्ट नेम गलत डालो, और लास्ट नेम के बाद फिर सब सही डालो। ऐसे ऐसे करके एक एक फील्ड को क्या करो, गलत डाल के पूरा एक साथ क्या करो, वैलिडेट करो। देखो कि क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि यार ये मतलब आप इतने टेस्ट केस लिख सकते हो कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले क्या था, अगर हमने लॉगिन के ऊपर बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक बार सही डालो, एक बार गलत डालो, एक बार ना डालो, एक बार कुछ भी डालो। इतना ही दिमाग में चलता है ना, 5-6 टेस्ट केस लिखते हैं, फिर ऐसा लगता है आप क्या लिखे। लेकिन अगर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आती है तो पहला एक डिजिट करो, फिर एक मेन वाला डिजिट करो, एक उसके बाहर वाला डिजिट करो, फिर इसके बाद एक बीच वाला कर लो। ऐसे 4-5-7 टेस्ट केस बन गया ना, फिर ऐसे उसमें भी कर लो। तो मतलब मेन है कि टेस्ट केस कैसे बढ़ाया जाए और कितना कवरेज हो जाए। जितना अच्छी कवरेज होगी, जितना ज़्यादा आप सिनारियो को फॉलो करोगे, जितना चीज़ें उस पर अप्लाई करके देखोगे, डिफेक्ट मिलने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। जितनी अच्छी से टेस्टिंग करोगे, अगर डिफेक्ट मिलना होगा तो आपको उसी टेस्टिंग में मिल जाएगा। फिर बाद में अगर कोई करेगा तो उसको ना के बराबर शायद मिलेगा भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि आप सामने सारी क्राइटेरिया आपने क्या कर लिया, टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। अब एक बात आपके पास और आती है, लास्ट बात क्या थी, हमने बताया था आपको, क्या रिक्वायरमेंट बताया था ना। रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट जो बीए लिखता है और उसी को क्या बोलते हैं, बीआरडी। बीआरडी मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब बिजनेस को क्या रिक्वायर्ड थी वही का डॉक्यूमेंट बना है, उसी को क्या बोलते हैं, बीआरडी। ये एक हाई लेवल की डॉक्यूमेंट्स होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। और इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे क्या होता है, इसी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे लोग अपना अपना काम करते हैं। इतनी चीज़ें पता है। जैसे एक बार मैं रिकॉल करूँ आपको पिछली काम, तो जब बीए जाता है, जब कोई एप्लीकेशन कोई सॉफ्टवेयर जब बनता है तो बीए क्या करता है, रिक्वायरमेंट लिखता है कि भाई क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखता है, उसका काम ही वही है। आप ये नहीं कह सकता बीए कि भाई मैं चलो शॉर्टकट में लिख दूँ, शॉर्टकट में नहीं लिखना है। आपका काम जैसे टेस्टिंग है, आपको प्रॉपर हर सिनारियो टेस्ट करना है, वैसे उसका काम है कि हर एक चीज़ प्रॉपर लिखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार पूछ के सही लिखना, क्योंकि रिक्वायरमेंट पे ही सारी चीज़ें टिकी हुई है। अगर रिक्वायरमेंट गलत बनी तो डेवलपमेंट भी गलत ही होगा। डेवलपर उसी को देख के बनाएगा ना, तो गलत चीज़ बनाएगा, और जब गलत बनेगा तो टेस्टिंग भी उसी हिसाब से गलत ही होगी। तो सारी चीज़ क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। और बाद में क्लाइंट के पास जाओगे, वो बोलेगा हमने तो ऐसे कहा ही नहीं था। तो सारी चीज़ कहाँ डिपेंड होती है, रिक्वायरमेंट, वही बीआरडी जो रिक्वायरमेंट है उसी बीआरडी पे सारी चीज़ क्या होती है, डिपेंड होती है। इसलिए बीआरडी पे बहुत अच्छे से काम होता है। बिजनेस एनालिस्ट इतना अच्छे से काम करता है कि एक माइनर मिस्टेक भी उससे नहीं पाओगे आप। अगर उसको लगता है बीच में कोई, आई थिंक ये ऐसे हो सकता है, हो सकता है नहीं होना, होगा ही, ऐसा होना चाहिए। अगर हो सकता है तो कनेक्ट करके फिर से उसको कंफर्म कर लेगा। क्योंकि ये आप समझ सकते हो ना, अगर यार चीज़ें बनी, एक तो 15-20 दिन या 1 महीने 2 महीने चीज़ें बन रही है, बाद में 1-2 महीने टेस्टिंग हो रही है, तो पिछला टाइम तो जा रहा है ना। और दूसरी बात यार, कोई अगर आपको करोड़ों रुपए इस एप्लीकेशन पे खर्चे कर रहा है, बनवा रहा है, तो ऐसे फालतू काम थोड़ी करवाएगा यार। वो भी तो अच्छा ही बंदा देखेगा, जो अच्छा बंदा, जो टेक्निकल हो, जो सारी चीज़ें समझता हो। ऐसे नहीं है करोड़ों अरबों रुपए दे देते हैं एक एप्लीकेशन बनाने में। भाई कोई आपके पास इतना पैसे देता है, इतना पे करता है, तो उसको एक एक काम को क्या चाहिए, बारीकी चाहिए, अच्छी चाहिए, भैया अच्छा बना के दो उसको। काम चलाओ नहीं चाहिए उसको, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बस परफेक्ट मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसी चीज़ की आपको पैसे मिलते हैं, और इसी चीज़ के लिए आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जो काम रिपीटेड कर रहे हो आप, मान लो एक ही चीज़ आपको बार बार करना है, उसमें पैसे कम मिलेंगे। लेकिन यहाँ हर बार तुम सोचते हो कि क्या हो सकता है, टेस्ट केस लिखते हो तो हर बार नहीं, आज लॉगिन पे लिख रहे हो ना, कल लॉगिन के आगे जब अगली रिक्वायरमेंट आएगी तो उसके ऊपर आपको सोचना है, फिर अगली आएगी फिर उसके ऊपर सोचना है। तो सोचने का मतलब, सोचने में तो दिमाग लगता है ना। ऐसे नॉर्मल आदमी कोई सोच ले ना, सोच पाएगा। आप उस चीज़ पे काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब आप सोच रहे हो, और इसी चीज़ की पैसे मिलती है। और जब कोई काम करते हो, देखो ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ एकदम सही बनेंगे, लेकिन क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग से, हमें क्या होते हैं, हम काम करते हैं, काम में चैलेंजेस आते हैं, कहीं हम फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, लेकिन फिर से हमारा दिमाग होता है, हम किसी से बातचीत करके हमारा कॉमन सेंस चलता है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो बीआरडी देख के सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। और जब बीआरडी बनती है ना, तो बीआरडी के ऊपर ही सब डिपेंड होते हैं। बीआरडी बन के आई, बीए गया, जिसने रिक्वायरमेंट लिखा है वो डेवलपर के पास भी जाएगा, टेस्टर के पास जाएगा, डिज़ाइनर के पास भी जाएगा,
और अपना बैठेगा, प्रोजेक्ट लीड बैठेगा, टीम लीड बैठेगा, टेक्निकल लीड बैठेगा, मतलब हर एक बंदा बैठेगा उसको उस रिक्वायरमेंट को सुनने के लिए। एक मीटिंग अरेंज होगी, उस मीटिंग में सबको एक एक शीट मिलेगी मेल के हिसाब से, सबके पास शीट पहुंच जाएगी। शीट मतलब वही BRD पहुंच जाएगी। उस BRD के बिहाफ पे क्या करेंगे लोग, अपना काम करना चालू करेंगे। अच्छी BRD रहेगी, सही BRD रहेगी, सही डेवलपमेंट होगा, सही टेस्टिंग होगी और सही प्रोडक्ट सामने मिलेगी। थोड़ी सी भी गलत रिक्वायरमेंट हुई तो गलत डेवलपमेंट होगा, गलत टेस्टिंग होगी और क्या होगी, गलत प्रोडक्ट आगे मिलेगा, फिर से क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ें। तो सारा काम किस पे है, BRD। तो BRD ऐसा नहीं है कोई अपने काम से कतराएगा, भैया इतना हम नहीं लिखेंगे, नहीं, तुम्हारा काम है लिखना, तुम लिखोगे, तुम्हारा काम है बनाना, तुम बनाओगे, तुम्हारा काम है टेस्ट करना, तुम टेस्ट करोगे। इसी के पैसे मिलते हैं, इसी के 8 घंटे आप दिन में देते हो, ठीक है, एक दिन नहीं, पूरे महीने नहीं, पूरे साल देते हो। तो ये काम से आप भाग नहीं सकते, ठीक है। अब आते हैं BRD पे कि BRD दिखता कैसा है, ठीक है। जैसे जो BRD मिलता है, अब जब हम लोग तो लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं ना, तो पेपर नहीं मिलता हमको, डॉक्यूमेंट ऐसे शेयर हो जाते हैं, जैसे हमारे पास आया है ऐसे शेयर हो जाते हैं सबके पास, देख लो भाई, पढ़ लो अपना रिक्वायरमेंट, कुछ डाउट हो तो रिक्वायरमेंट जब ऐसे आती है ना आपके पास, ऐसे रिक्वायरमेंट जब आएगी तो ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट देखते ही मान काम करना कुछ जाओ, नहीं, रिक्वायरमेंट आएगी, रिक्वायरमेंट में डिस्कशन होगा, 1-1.5 घंटे की मीटिंग होती है उसमें, अपना वो एक तरह से एक लाइन सब BA समझाता है आपको, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये लाइन, लेकिन सिर्फ ऐसे हाई लेवल की बोल देगा, ये रिक्वायरमेंट है, ये पर्पस है, ये स्कोप है, ये एक्टर है, ये ऐसे ऐसे करके सब बता देगा। अब उस रिक्वायरमेंट में आप एक बार देख लो, 5 मिनट का समय देता है, भैया देख लो, कुछ दिक्कत होगा पूछ लो, यार बात करते रहेंगे आपस में, तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये पूछूँ क्या मैं, तो पूछ सकते हो। अगर कुछ तुमको और बताना है कि इसको ऐसे कर सकते हैं तो वो बता सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मीटिंग भाई सब कंपनी में है, सब एक जैसे हैं और सब हाई लेवल के लोग बैठे हैं वहाँ पे, बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, जिसको नहीं देना है शांत रहे, सुनते बैठे क्या है क्या नहीं, जब डाउट होगा तो पूछेगा, ठीक है। तो इस रिक्वायरमेंट ऐसे BRD आएगी, BRD के हिसाब से क्या होता है, काम होता है। अब BRD में देखो होता क्या है, ये BRD मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसका मतलब बिजनेस को क्या रिक्वायर्ड चाहिए, और ये है अपना बाजार करके क्या है, एक एप्लीकेशन उसको बनाना है, ठीक है, और उसमें क्या चाहिए, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, मैनेजमेंट। अब भी एक BRD ऐसी आई कि इसमें उसने बोला कि हमें 3 काम करके दिखाओ, पहले आप एक लॉगिन बना दो, एक रजिस्ट्रेशन की पेज बना दो, एक प्रोफाइल मैनेजमेंट बना दो। प्रोफाइल वाला थोड़ा ज़्यादा हार्ड मत बनाना, सिंपल बनाओ, पहले मुझे दिखाओ, एक डेमो दिखाओ, आप लोग बना कैसे रहे हो, काम कैसे कर रहे हो। पहले ऐसे ही रहेगा ना कि भाई डायरेक्ट थोड़ी दे देगा पूरा एप्लीकेशन बना दो, पहले एक डेमो दो हमें, देखें हमें आपका काम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसे सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगा आपके पास। जो रिक्वायरमेंट आती है, जो BRD आती है, उसमें लिखा रहेगा प्रोजेक्ट का नाम, अपना बाजार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई-कॉमर्स मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहाँ से आप सामान खरीदते हो, ठीक है, बाय करते हो, उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स। जहाँ पे हॉस्पिटल, OPD ये सब का नंबर लगता है, डॉक्टर का नेम, प्रिस्क्रिप्शन, तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं हेल्थ केयर डोमेन, ठीक है। और जहाँ बैंक का बात हो, जैसे ये बैंक का डेटा देखना है, इस बैंक पे काम करना है, लोन पास कराना है, पॉलिसी है, ये है, वो है, सबका देखना, सब कुछ सही चल रहा है कि, उसको बोलते हैं बैंकिंग डोमेन। वैसे ही जहाँ से आप सामान खरीदते हो, जैसे फ्लिपकार्ट, उसको बोलते हैं क्या, ई-कॉमर्स डोमेन। वैसे उसको एक एप्लीकेशन बनाना है, ई-कॉमर्स डोमेन, जिसका नाम क्या है, अपना बाजार। जैसे फ्लिपकार्ट होता है वैसे एक, मान लो हमने मान लो हमने बैठ के बनाया है कि आपको समझाने के लिए कि BRD ऐसे ही बनती है। मान लो ऐसे ही इसको अपना बाजार करके क्या है, एक एप्लीकेशन हमें बनाना है, और इसमें क्या है, इसमें यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए उसमें बता रहा है, मॉडल किस पे बनेगा, रिक्वायरमेंट है ये, एक लॉगिन है, एक रजिस्ट्रेशन है, और एक प्रोफाइल पेज है। प्रोफाइल पेज मतलब जहाँ पे आपका फ़ोटो होता है, नाम होता है, नॉर्मल डिटेल वगैरह, राइट। और डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, BRD है ये। वर्जन क्या है, वर्जन आप जैसे जिस वर्जन में, मतलब जैसे आज काम कर रहे हैं तो 1.0 है, दूसरी रिक्वायरमेंट आई तो 1.1 हो जाएगी, तीसरी आई 1.2 हो जाएगी, ऐसे वर्जन बदलते रहते हैं ताकि उनको पता चलेगा भाई वो वर्जन में जाओगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाली BRD, इस बार बात हुई थी, ठीक है। और ऐसे बिजनेस एनालिस्ट का नाम लिखा है, जैसे यहाँ पे रोशन यादव है, तो मान लो यहाँ पे अगर कोई होगा तो जैसे जो BA होगा उसका नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर स्टेटस है कि रेडी टू डेवलपमेंट रिव्यू, मतलब ये अब रेडी है डॉक्यूमेंट्स
रिव्यू करने के लिए लोग पढ़ो अपने हिसाब से। मैं अब ये रिव्यू हो गया, उसने अपने हिसाब से बीए ने सब कुछ बना के आपके पास दे दिया, आप रिव्यू करो, उसको गो थ्रू करो, मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, पूछ सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद कंपनी का नाम क्या है, अपना बाजार टेक्नोलॉजी। मान लो किसी कंपनी हो गया टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, वो तो कंपनी मैटर करता है, ठीक है। मतलब ये सारे पॉइंट्स उसमें होते हैं बीआरडी में, मतलब आपको थोड़ी डिटेल मिलती है, ये चीज़ करना है, ये एप्लीकेशन बनाना है, ये फंक्शनलिटी बनानी है मॉड्यूल, और ये वर्जन है, ये इस तारीख को निकली है, ये 17 तारीख का मतलब है लेटेस्ट है अभी, ठीक है। जिस तारीख पे रिक्वायरमेंट बनी रहेगी उस तारीख पे क्या होगा, डेट मेंशन होगा। यहाँ वहाँ आपको नहीं दे, डायरेक्ट आना है पर्पस। भैया करना क्या है, सिंपल बताओ। पर्पस पे लिखा है दिस बीआरडी डिफाइंस द रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चाहिए, यूज़र रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पासवर्ड रिसेट एंड कस्टमर प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। मॉड्यूल्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में ये चीज़ उसको बना के आपको देना है, ये चीज़ आपको टेस्ट करके देना है, ठीक है। अब द गोल इज स्पेसिफाई व्हाट मस्ट बी बिल्ट एंड द क्राइटेरिया ऑफ द एक्सेप्टेंस बिफोर द डेवलपमेंट बिगिंस। मतलब ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट शुरुआत होने से पहले क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, उसको क्या क्या होना चाहिए। मतलब जब तक मतलब डेवलप कोई चीज़ करोगे तो पहले आपके पास होना चाहिए ना, मतलब क्या क्या करना है। वही चीज़ है कि मतलब कोई चीज़ बना रहे हो उसके पहले आपको क्या क्या करना है, ये स्कोप सुन लो आप। इन स्कोप में क्या होगा, ध्यान से देखना, ये चीज़ भाई दोबारा नहीं दिखाई जाएगी बीआरडी आपको। ये बीआरडी सिर्फ आपकी क्लास को दिखाई जा रही है, अभी तक किसी क्लास को भी नहीं दिखाई गई है। ये इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि मैं इसमें कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ, इसलिए। नहीं तो एक क्लास लेता हूँ फिर 10 दिन बाद आता हूँ मैं, 20 दिन बाद आता हूँ फिर मैं, इसलिए आप मैं बता रहा हूँ। तो बीआरडी बहुत ध्यान से देखना, दोबारा नहीं बताई जाएगी ये चीज़। एकदम कुछ डाउट होगा तो पूछना, उसमें कुछ ऐसा होता है कि इसमें एकदम इजी वर्ड में लिखा है, कुछ डाउट होने की सवाल ही नहीं पैदा होगी। आप पढ़ोगे, एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो इसको, क्योंकि 10 बार पढ़ोगे गलत मत बनाओ कोई चीज़। डाउट है तो पूछ लो, गलत मत कुछ करो, है ना। अब स्कोप में क्या है, स्कोप में है भैया यूज़र रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक ईमेल वेरिफिकेशन चाहिए, लॉगिन, पासवर्ड एंड कस्टमर प्रोफाइल। इतनी चीज़ आपको क्या है, स्कोप है, यही चीज़ पे काम करनी है आपको, इस चीज़ की क्या है, बीआरडी है ये। अब तीसरी पॉइंट होती है एक्टर्स। एक्टर्स मतलब हीरो। अब मतलब इसमें कौन कौन लोग परफॉर्म करेंगे, है ना। जैसे कस्टमर होता है, कस्टमर मतलब जैसे कौन, अभी तो कस्टमर एज अ डेवलपर है, टेस्टर है, जो इसको यूज़ करेगा, जो बनाएगा, ठीक है। बाद में सिस्टम होता है। कस्टमर मतलब कैसा, किस में बनाना भैया, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मैनेज प्रोफाइल, ये सब क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा, इस पर मतलब इस पर काम करेगा, ठीक है। सिस्टम एप्लीकेशन में क्या होगा कि भैया सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, अब बैकएंड में ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेट मीन्स मतलब ऐसा चीज़ जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, सामान खरीदने से पहले, ठीक है, या सामान खरीदने के बाद पेमेंट देने से पहले आपको बोलता है भैया आप अपना क्या कर लो, यूज़र नेम लॉगिन कर लो, भैया आप कौन हो, आप अपना नाम बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, फ़ोन नंबर बता दो, एड्रेस बता दो, तब आप पेमेंट करो। अच्छा बता दो, अगर ये ना बताता तो सामान खरीदता मैं और देता किसी और को ना यार। आप अपना डिटेल तो भरते हो ना, या तो बोलता भैया पहले ही लॉगिन कर लो, आप डायरेक्ट पेमेंट कर देना, या तो भाई अगर सामान खरीद लो लेकिन पेमेंट करने के पहले लॉगिन कर लो भैया। या तो पेमेंट कर दे, तब तो हम भी भूल गए, तुम भी भूल गए, कहाँ पेमेंट की, कहाँ गया पता नहीं, सामान आया कि नहीं आया पता नहीं, है ना। ऑथेंटिकेट मतलब अपनी आइडेंटिटी देना, अपना पहचान देना कि इस एप्लीकेशन को कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है ना। अगर आपको पता नहीं होगा अगर एप्लीकेशन को कौन सा यूज़र यूज़ कर रहा है, ओला यहाँ बुक करेंगे, जाएगी गाड़ी जौनपुर में, है ना। अगर आप बताओगे नहीं मैं यहाँ जगह खड़ा हूँ, ये नाम है मेरा, आपके पास फ़ोन नंबर उसको नहीं गया, तो कैसे ट्रैक करेगा आपको। बुक करोगे यहाँ, जाएगा वहाँ। इसलिए पहले उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के पहले या करते समय, ठीक है, जब फाइनल डेस्टिनेशन आप देते हो उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, ऑथेंटिकेट करना पड़ता है अपने आप को बताना पड़ता है सामने वाले को कि भैया ये मैं हूँ, जिसने जो ये एप्लीकेशन पे क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है। यही इसी का मतलब होता है ऑथेंटिकेट करना। ये जब हम आपको API पढ़ाएंगे तब और समझ में आएगी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ होती है, राइट। तो अभी ये समझ लो, ऑथेंटिकेट मतलब अपनी आइडेंटिटी देना किसी एप्लीकेशन को यूज़ करने के पहले। स्टोर डेटा मतलब
कि मतलब वो जो डेटा आप भेज रहे हो डेटा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और इन्फोर्सेस रूल्स, मतलब जो डेटा दे रहे हो वो मतलब वो आपके रूल क्राइटेरिया के हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, जो रिक्वायरमेंट है, राइट। अब आ जाते हैं चौथा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। देखो इसमें सारी चीज़ है, और जब कभी भी एप्लीकेशन बनता है, आप ये एज्यूम करो आपके पास ऐसे बन के एप्लीकेशन कभी नहीं आएगा। मान लो ये मैंने पेज खोला था आपका, मान लो ये पेज है ना, ये ऐसे करके ना आएगा आपके पास कि आपके पास बन गया है, अब चलो आप टेस्ट केस लिखो, ऐसे कभी नहीं होता। अब ऐसे बन गया तो आप तो लिख लोगे भाई ये है, अच्छा मान लो बन के दे दिए, अब जाओगे आप टेस्ट केस लिखने बैठ के, तो कमुआ कब करोगे? तब तक आप बैठे रहोगे जब तक वो बना रहा है। आपके पास भी तो काम होना चाहिए ना यार। तो ये समझ लो जब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा तो आपके पास ये सीन नहीं रहेगी, ये यूआई मिलेगी नहीं आपको। यूआई मतलब ये जो दिख रही है आपको सामने, ये आपके पास होगा ही नहीं। आप इसी को देख के टेस्ट केस लिखोगे कि भाई क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे अब यहाँ से आपको समझ में आएगी चीज़ें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, फील्ड्स एंड वैलिडेशन रूल। रूल क्या है उसमें कि फुल नेम होगा और उसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, कि मतलब कुछ भी टाइप करो वहाँ पे, ठीक है। टाइप होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, नंबर्स नहीं यूज़ करेंगे, राइट। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिख सकते हो आप नाम में? 100 कैरेक्टर के अगर ऊपर डालोगे तो एरर आने लगेगा भैया 100। वो जानता है भाई कोई भी इंसान हो 20 25 30 नाम से बड़ा उसका नाम होगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बोलते हैं मैक्सिमम 100, उसके ऊपर कुछ भी डाले तो नहीं लेना चाहिए, एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। अलाउ अल्फ़ाबेट्स, नंबर नहीं, देखो लिखा है ना, अलाउ अल्फ़ाबेट प्लस स्पेस ओनली। नाम ऐसे लिखते हो ना फुल नेम में, प्रदीप स्पेस यादव, ठीक है, राहुल स्पेस यादव, ऐसे करके लिखते हो ना। तो वैसे इसमें क्या होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट अलाउ होगा और क्या अलाउ होगा, प्लस स्पेस। इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होगा, डॉट नहीं अलाउ होगा और स्पेशल कैरेक्टर ना अलाउ होगा, सिर्फ अल्फ़ाबेट और स्पेस। हाँ, और फिर डिस अलाउ, अलाउ क्या क्या नहीं होगा। नंबर्स, किसी का नाम कोई नंबर से नहीं होता ना, कोई ऐसा तो ना बोला फलाने का नाम 1 2 3 है या 5 7 8 है, ऐसे तो नहीं होता ना। हमेशा अल्फ़ाबेट ABCD से ही चालू होता है। वैसे ना तो स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, ना तो किसी का नाम डॉलर होगा, ना तो क्या होगा @ होगा, ना स्ट्रिंग्स किसी का नाम नहीं होगा वैसे, और ना तो कॉन्सिक्यूटिव स्पेस होगा उसमें, बीच में ऐसे ऐसे करके स्पेस देते ना, ऐसे करके वो स्पेस वगैरह भी उसमें क्या होगा, नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। अब आपके पास दिमाग लग रहा होगा भाई टेस्ट केस कैसे लिखे। अब इसमें देखो नंबर्स की बात हो गई तो क्या यूज़ कर लोगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। कहीं से स्टार्ट हो रही है 1 और ख़त्म कहाँ हो रही है, 100 के ऊपर नहीं लेनी चाहिए, तो 0 भी नहीं लेगा, 1 और 1 के अंदर जितने भी 99 तक 100 तक आ रहे हैं सब ले लेगा, लेकिन 101 नहीं लेगा। तो इसमें बाउंड्री वैल्यू 6 टेस्ट केस लिख लोगे यहाँ से यहाँ तक। इट शुड बी 1 कैरेक्टर, इट शुड नॉट बी लेस देन 1 कैरेक्टर, और इट शुड नॉट मोर देन 100 कैरेक्टर्स, ऐसे करके लिख सकते हो ना। तो 6 टेस्ट केस इस पर लिख लोगे। और क्या लिख सकते हो इस पर, एक क्या लिख सकते हो, एक बीच का क्या इक्विवेलेंट लिख सकते हो। अगर एक 40 अक्षर का नाम डाल दे तो आपको समझ में आ रहा है भाई वो 100 तक लेगा ही लेगा, ठीक है। और अल्फ़ाबेट के अलावा कैसे लिख सकते हो फुल नेम में, आप एक बार नंबर डाल के देखो, ठीक है। आप एक बार स्पेस डाल के, स्पेस मत डालो, ठीक है, बिना स्पेस का लिख लो। फुल नेम होगा तो फुल नेम में सब देखो, ऐसा फुल नेम नहीं होता कि सिर्फ प्रदीप लिखे, अपना सरनेम लिखेंगे या तो अपने डैड का नाम लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अपनी माँ का नाम लिखेंगे, चाहे जो भी लिखेंगे, लेकिन किसी का टाइटल देते हो आप फुल नेम में, ठीक है। अगर फर्स्ट नेम होता तो मैं मानता हूँ चलो फर्स्ट नेम में आप प्रदीप लिख दो, लास्ट नेम में जो लिखना है लिखो। लेकिन अगर आप किसी ने फुल नेम मांगा है तो आप पूरा उसको फुल नेम देते हो, भैया ये नाम है मेरा पूरा, ठीक है। तो फुल नेम में क्या, एक बार स्पेस ना देख के देखो, ऐसे करके देखो, और एक बार नंबर डालो, एक बार स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखो, एक बार अननेसेसरी जो है ये कॉन्सिक्यूटिव स्पेस डाल के देखो। और क्या डाल सकते हो, एक बार
जैसे बीवीओ का एक ही फुल नेम पे देखो कम से कम आप लिखना चाहो तो 8 से 10 टेस्ट केस आराम से लिख सकते हो, अगर सोच सोच के लिखो। अभी हमारे दिमाग में इतने चल रहे हैं, कल को अगर हम बैठ के सोचे, थोड़ा रियलाइज़ करें, थोड़ा चैट जीपीटी देखें, थोड़ा गूगल देखें, यही चीज़ डाले प्रॉम्प्ट कि भाई ऐसे ऐसे और क्या बन सकते हैं, तो 4-6 तो और भी बना के दे देगा। तो मत हाँ, एक बार सारे कैपिटल में लिखो। हाँ, रिक्वायरमेंट पूछ लो उसको, कैपिटल नहीं, कैपिटल स्मॉल तो इसमें मेंशन नहीं है। देखो ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिखते हैं हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में अलाउ क्या है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। रिक्वायरमेंट के विपरीत कोई काम मत करो, बस उसके अंदर आप 10 टेस्ट केस लिख दो बिना मतलब कोई दिक्कत रहा है, ठीक है। नहीं सही बोल रहे हो आप, लेकिन वो सारी चीज़ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। रिक्वायरमेंट में ऐसे कुछ मेंशन नहीं हुआ है ना कि सारे अल्फ़ाबेट होने चाहिए, मतलब सारे अपर केस होने चाहिए या सारे लोअर केस होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर अपर केस लिख रहे हो और नहीं ले रहा है तो आप बोल सकते हो भाई इसमें देखो अपर केस नहीं ले रहा है, क्यों। बहुत जन तो ऐसे ही डालते हैं, अपर केस में नाम लिखते हैं, पूरा कैपिटल में प्रदीप भी लिखेंगे, यादव भी लिखेंगे, मतलब ताकि सामने वाले को दिखे। कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखते, सीधा सीधा लिखते हैं एक एक प्रॉम्प्ट करके, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट में नहीं, लेकिन ये इसकी आप टेस्टिंग देखो। अभी सोचे ना कि अपर केस लिखो, लोअर केस लिखो, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव टेस्ट केस में आप भरते चले जाओ। तो इस तरह से भी आप क्या करो, टेस्टिंग करो। अगर कोई ले लिया नहीं लिया उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो कि भाई ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। हाँ, मतलब वो रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें देखो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। रिक्वायरमेंट में अगर होगी, जैसे अब जैसे यहाँ पे मान लो मुझे कन्फ्यूज़न है, लेट से मुझे कन्फ्यूज़न है कि तो ये कंसीडर करेगा। जैसे आपने बताया मुझे नहीं लग रहा शायद लेगा या नहीं लेगा, लेकिन आप श्योर हो लेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आप श्योर है, मुझे लग रहा है कि शायद ना ले, ऐसा मैं बता रहा हूँ अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ना बोल दूँगा भाई लेगा, तो मैं उसको कंफर्म करूँगा बीए से, भाई रिक्वायरमेंट में क्या है। बीए क्या करेगा, जाके क्लाइंट से करेगा, बात करेगा भाई ऐसे होना चाहिए क्या, तो क्लाइंट उसको बताएगा और मुझे बताएगा। अगर नहीं बीए बात कर रहा है तो हमारा एक कॉल अरेंज कर देते हैं आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए। भाई जो डाउट है वो पूछ सकते हो क्लाइंट से। शाम को क्लाइंट आएगा या एक दिन बाद आता है, आप क्या करो 15-20 मिनट का एक कॉल सेटअप कर लो, मीटिंग अरेंज कर लो, उसमें आप और फेस टू फेस बात कर लो, सर इसमें क्या क्या होना चाहिए। सर तो बोलते नहीं, नाम लेके इसमें क्या क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्या ये अलाउ है, क्या ये अलाउ है, तो बोलेगा कि नहीं नहीं रिक्वायरमेंट बस ऐसा है, इतना ही करके दो। वो सामने वाला क्लियर बता देगा आपको। जब वो बता दिया, जब बिजनेस ही बता दिया तो बात ही खत्म। आप अपने हिसाब से टेस्टिंग करो, फिर स्टार्ट करो। लेकिन नेगेटिव टेस्ट केस देखो इसमें कितने बन सकते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। ये पॉजिटिव टेस्ट केस है कि इतने होना चाहिए, इसी में देखो कितने नेगेटिव टेस्ट केस छुपे हैं। आप इसी एक फील्ड को किस किस तरीके से टेस्ट कर सकते हो, कि ताकि आप टेस्ट क्यों करते हो, कहा ताकि डिफेक्ट मिल जाए ना, कोई तो एक डिफेक्ट मिल जाए, हम बताते डेवलपर ने आपने ये सही नहीं बनाया है, आप इसको सही करो। देखो रिक्वायरमेंट में ऐसा थी 100 कैरेक्टर लेना चाहिए, मैंने 101 डाला फिर भी ले लिया यार ये। लेकिन बोलेगा कैसे, आप बोल रहे हो ये रिक्वायरमेंट है। अब रिजेक्टेड में ऐसे ही बोलेगा कि नहीं यार ऐसे ही होना चाहिए, नाम में कुछ नहीं डालो। बोलो भैया यहाँ लिखा है देखो कि ये क्या 100 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं लेना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स, इट शुड नॉट बी नॉट वन कैरेक्टर। देखो जीरो को अमेरिकन क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो जीरो को नॉट बोलते हैं, ठीक है। 101 मतलब 101 की बात कर रहे हो, राइट। तो ये बात समझ में आई आप किसके भी यहाँ पे बात करोगे, सिवाय ये BRD को देख के। BRD में रिक्वायरमेंट क्लियर लिखी है भाई ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी BRD को देख के आप टेस्ट केस लिखोगे और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये UI वगैरह ये तो सब बन गया है, आपने ये टेस्ट केस लिख दिया, फिर आपके पास UI भी आ गया। आप वही एक एक चीज़ क्या करो, इसमें क्या करो, लोअर केस डालो, अपर केस डालो, 101 के ऊपर नंबर डाल के देखो। ये सब तब अप्लाई करना है, उसके पहले तो आपको दिमाग लगा के सारी चीज़ सोच के लिखना है ना, क्या क्या क्राइटेरिया बनेगी, किस किस क्राइटेरिया सब इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। इस ये फर्स्ट नेम को, ये फुल नेम को टेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई आप लोग को। इतनी बात, किसी को कुछ डाउट है? BRD बहुत अच्छे समझो BRD। अगर BRD समझ लिए तो समझ लो टेस्ट केस इसमें ही आधा लिखा हुआ है। अब वैसे मैं हवे में बात कर रहा था, टेस्ट केस में बोला था सोचो, तो भाई कितना सोच लेंगे, 8 सोच लेंगे, 6 सोच लेंगे, लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे सोच लो आप, तो गलतियाँ मिलने के चांसेस तो कमी हो जाएंगे ना यार। 101 ना ले, 99 ले, 0 ना ले, कुछ ना डाले और क्लिक करे तो भैया एरर मैसेज शो करना चाहिए, है ना। और फिर क्या बोले, अल्फ़ाबेट अलाउ, क्या अल्फ़ाबेट हम नंबर डाल के देख ले, अगर नंबर ले रहा है वो फुल नेम एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये भाई गलत बनाया उसने। इसमें है अलाउ क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, कि भैया एक अल्फ़ाबेट प्लस स्पेस, इसके अलावा कुछ भी ना ले,
डिसअलाउ में देखो लिखा है ना नंबर ना ले, स्पेशल कैरेक्टर ना ले, और ये कंसेक्यूटिव स्पेसेस ना ले, ये सारी चीज़ें ना ले। इसके अलावा आप कुछ भी डाल दोगे तो ले लेगा। अब आप लोग सोचो, एक फुल नेम के टेक्स्ट बॉक्स पे आप कितनी पॉसिबिलिटी लिख सकते हो टेस्ट केस। आप उस फुल नेम के टेक्स्ट बॉक्स को कितने तरह से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसीलिए आपको इसके पहले हमने बताया था टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक। आपको पता है बीबीए का यूज़ कर लो, आपको पता है इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का यूज़ कर लो, आपको पता है डिसीजन टेबल टेक्निक यूज़ कर लो, सारे सही कर लो, फुल नेम को गलत रख लो, ईमेल सही कर लो, ये सही कर लो, बाद में एक एक चीज़ को गलत करते चले जाओ। मतलब सारी पॉसिबिलिटी सिनेरियो आप क्या कर लो, कवर कर लो। अब मेजरली क्या होता है, जो ये रिक्वायरमेंट है ये कवर होनी चाहिए। सारा काम इसी के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हो, इस रिक्वायरमेंट के लिए, इसी में नेगेटिव और पॉजिटिव है। यहाँ तक किसी कुछ डाउट? अब चलते हैं ईमेल एड्रेस पे। सेम अब आप लोग बताओ टाइप क्या होना चाहिए इसकी, टेक्स्ट होनी चाहिए। टेक्स्ट मतलब वो तो बताएगा नीचे क्या होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। कुछ भी लिखे लिखा जाए, ठीक है। ये मस्ट फॉलो RFC 5322 फॉर्मेट, मतलब ऐसे फॉलो होना चाहिए फॉर्मेट। मतलब कुछ भी लिखे एक नंबर फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने दे दिया कि ए लिखने के बाद, यूज़र नेम लिखने के बाद @ का एक साइन होना कंपलसरी है। यूज़र नेम डालने के बाद डॉट में क्या लिखना चाहिए, yopmail.com। ये मेरे कंपनी का क्या है, डोमेन है yopmail। ये लास्ट में ये टैग नेम होना चाहिए @yopmail.com, ये होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यूज़र नेम आप कुछ डालो, @ कैरेक्टर होना चाहिए, और ये yopmail होना चाहिए। अब इसमें भी आप बना लो, बाउंड्री वैल्यू बना लो, ठीक है। इसमें भी आप अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डाल के देख लो, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, मस्ट बी यूनिक इन सिस्टम, मतलब जो यूज़र नेम डालो हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब सबसे अलग, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं प्रदीप नाम से कोई चीज़ क्या कर रहा हूँ, यूज़र नेम बना रहा हूँ, तो प्रदीप 1 करके बने, प्रदीप नाम का फिर से ना बन जाए, मैं मतलब कुछ चेंजेस हो, हमेशा यूनिक हो। देखो एकदम सिंपली लिखा है ना यहाँ पे, मस्ट बी यूनिक इन सिस्टम, है ना। और लास्ट में केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव का मतलब, सेंसिटिव का मतलब अगर ए ऐसा है तो ऐसे ही होना चाहिए, छोटा ए ना हो। इनसेंसिटिव मतलब चाहे ए स्मॉल लिखो चाहे बड़ा लिखो, कोई मतलब नहीं। लेकिन सेंसिटिव का मतलब कि भाई जैसा है एज इट इज़ वैसा होना चाहिए। अगर मैं अमन लिख रहा हूँ ए कैपिटल में, तो ए कैपिटल में, और MAN स्मॉल में, तो MAN स्मॉल में ही होना चाहिए इसको बोल। अगर ए को स्मॉल लिखो तो एरर शो करना चाहिए, वो होता है केस सेंसिटिव। अगर इनसेंसिटिव की बात करूँ तो ए कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता इससे, ठीक है। केस इनसेंसिटिव मतलब आप उस वर्ड को लिख दो, चाहे अपर लिखो चाहे लोअर लिखो। आप ईमेल आईडी कभी डाल के देखो, आप जो देखते हो पहले जैसा लिखा है वैसे डाल के देखते हो। आप हमेशा कैपिटल में भी लिखे होगे ना तो भी ले लेगा वो आपका, पूरा कैपिटल लिख दो। हम तो ऐसे भी कर देते हैं, कैपिटल लिखोगे तो भी ले लेगा, पूरा स्मॉल भी लिखोगे तो भी ले लेगा। और केस इनसेंसिटिव होता है, पासवर्ड हमेशा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ए कैपिटल है तो ए कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लिखोगे तो एरर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कोई किसी को डाउट, इनसेंसिटिव का मतलब समझे। सेंसिटिव मतलब एज इट इज़, इनसेंसिटिव मतलब चाहे अपर लिखो चाहे लोअर लिखो। तो यूज़र नेम चाहे अपर लिखो चाहे लोअर लिखो। और फिर आता है आपका क्या, मोबाइल नंबर। ये उसने लिखा है ऑप्शनल, चाहे डालो या ना डालो उसमें, तो भी आपका जो बटन दिखेगा वो इनेबल दिखेगा। ऐसा नहीं कि ये डालने पे ही इनेबल होगा, वो इसको डालो या ना डालो आपके ऊपर ऑप्शनल है। लेकिन इसमें क्या होना है चाहिए, इस पर टेस्ट केस तो लिखोगे ना, लेकिन आप लोग वो तो यूज़र के ऊपर है वो डाले या ना डाले। लेकिन आप तो एप्लीकेशन बना रहे हो ना, गलत थोड़ी बना दोगे। मोबाइल नंबर है तो उसमें ऐसा नहीं है कि देखो क्या क्या नहीं होना चाहिए, डिजिट ओनली 8 to 15 डिजिट ही ले हो। जैसे +91 करके पूरा नंबर लिख दो तो 12 डिजिट हो जाता है ना। तो उसने क्राइटेरिया लिखा। और फ़ोन नंबर कभी कभी 7-8 नंबर का होता है, कभी देखो आप जो फ़ोन टेलीफोन नंबर होता है ना, तो बोला है कि 8 और 15 के बीच में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई नंबर एक्सेप्ट ना करे। तो इसकी भी क्या बन जाएगी, बाउंड्री वैल्यू बन जाएगी, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग बन जाएगी। एक 10 ले लो, एक 12 ले लो, ये ले लो, तब बना लोगे आप अपने हिसाब से। और क्या लिखा है इसने, में इंक्लूड कंट्री कोड +91 मीन्स इंडिया का है, +81 मतलब UAE का है। मतलब ऐसे ऐसे क्या होता है, उसमें लिखा है मस्ट है ना, नहीं में मतलब हाँ में उसमें होना चाहिए, में भी मतलब होना चाहिए। इसमें क्या
कंट्री कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक इफ़ प्रोवाइडेड, मतलब अगर ये जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी दे रहे हो वो यूनिक होनी चाहिए। फ़ोन नंबर किसी का रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जो नंबर आप दे रहे हो दोबारा नंबर वही दोगे तो एरर थ्रो करना चाहिए। एप्लीकेशन भी ऐसे ही बनाएगा डेवलपर ना, अगर मैंने नंबर डाला, समझ लो फला फला करके 10 नंबर डाला, सेम नंबर वही उठा के फिर से डालेंगे तो एरर थ्रो करना चाहिए। बोला ऑलरेडी ये नंबर ले चुका है, आप फिर से नंबर ना डालो। हमेशा हर बार क्या होना चाहिए, यूनिक नंबर डालो तो अलग अलग मोबाइल पे क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं किस पे, पासवर्ड पे। पासवर्ड कैसा है देखो, रिक्वायरमेंट देखो कैसा एकदम बेसिक है ना, समझ के आप लिख सकते हो नहीं टेस्ट केस, कितना आसान है ये। मतलब ये हो गया कि भाई ये मिल जाए तो और अच्छे से हम टेस्ट केस लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सोचना हमको कम पड़ जाएगा, थोड़ा और भी सोच सकते हैं अच्छे तरह से, है ना। अगर मैं हवे में बात करूँ चलो टेस्ट केस लिखो, तो लिखने उधर 2-4 बोलोगे, शायद हम कुछ पॉइंट छूट भी सकते हैं, ना भी कवर करें, लेकिन हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको देख के भी लिख सकते हैं और अपने पॉइंट भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। और एक काम क्या है, आपने गए पासवर्ड के पास, पासवर्ड में क्या होना चाहिए, लेंथ शुड बी 8 to 64 कैरेक्टर, कम से कम 8 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 64 कैरेक्टर का पासवर्ड उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और मस्ट कंटेन एटलीस्ट, मतलब वो बोला ये कंटेन होना ही चाहिए, क्या मतलब ये तो कंटेन होना ही चाहिए, जैसे क्या 1 अपर केस लेटर, जो पासवर्ड बनाओगे उसमें ये तो मस्ट होना चाहिए कि एक अपर केस लेटर होना चाहिए, ठीक है, और एक लोअर केस लेटर, ठीक है, और एक डिजिट होना चाहिए, मतलब अपर हो लोअर हो और कोई एक नंबर डालो, ठीक है, और 1 स्पेशल कैरेक्टर, और स्पेशल कैरेक्टर फॉर एग्जांपल उसने दे दिया, देखो उसने एप्सिलॉन दिया है, ठीक है, @ दिया है, हैश दिया है, डॉलर दिया है, परसेंटेज दिया है, ठीक है, स्ट्रिंग दिया है, एंड दिया है, ठीक है, पैरेंथेसिस दिया है। तो मतलब ये क्या होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर है, ये चीज़ें उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। एक एटलीस्ट, आप 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक होना चाहिए। अगर इसको एक भी ना लिखोगे तो एरर आएगा, पासवर्ड आपका सेव नहीं होगा, बोलेगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। इसमें से कोई एक कैरेक्टर अगर आप नहीं डालोगे तो एक टेस्ट केस ये भी लिख सकते हो, कभी एक बार ना डाल के देखो, एक बार ये ना डाल के देखो, एक बार तीनों में से एक ना डाल के देखो, 3-4 टेस्ट केस ऐसे ही बन गए। एक बार बाउंड्री वैल्यू कर लो, एक बार क्या कर लो, अपर केस लोअर केस में देख लो, सारे अपर करके लिखे थे, सारे लोअर करके देख लो, मतलब लिखने का देख लो आप कितने आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं कि नहीं, कि मुझे ही आ रहे हैं ऐसे लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग लिख लोगे। अगर आप लोग के पास ऐसे एप्लीकेशन मिला, ये रिक्वायरमेंट मिली, ये चीज़ लिखी है, आपने लॉगिन पे ऑलरेडी लिखा, आपने दे दिया, अभी हम आपको 1-2 टेस्ट केस और लिखवाएंगे, तो क्या आप इसको देख के टेस्ट केस बना सकते हो कि हाँ ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर आते कहाँ पे, कैन नॉट कंटेन नेम और ईमेल पार्ट, ये नाम और ईमेल पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं हर पासवर्ड में होगा, लेकिन इस रिक्वायरमेंट में क्या है कि इसमें नेम या तो ईमेल का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर पाए ना, कि भाई बहुत जन तो हैकर होते हैं भाई, आपकी ईमेल आईडी से खोल देंगे उसको फट से, ठीक है, आपका नाम ना रहे ना तो ईमेल का कोई पार्ट रहे कि भाई ईमेल आईडी से आपका खुल जा रहा है। पासवर्ड ऑलवेज यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी को ना पता, और नो स्पेस अलाउ, उस पासवर्ड के बीच में कोई स्पेस अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पासवर्ड के बीच में कोई स्पेस अलाउ नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, ये है कि नो स्पेस अलाउ, राइट। अब मैंने नो स्पेस अलाउ तो समझा बीच में, क्या पूरे पासवर्ड ख़त्म होने के बाद मैं एक स्पेस डाल के करूँ, सेव करूँ। अब तो मुझे कन्फ्यूज़न है ना, बाई चांस ले लिया या नहीं लिया, ये चीज़ मैं डेवलपर से क्या करूँगा, कंफर्म करूँगा भाई ये कैसे होना चाहिए। ये मैं रिक्वायरमेंट देख के पूछूंगा अपने मैनेजर से या अपने बीए से कि भाई ये ऐसा होना चाहिए क्या, बीच में भाई चलो हम मानते हैं बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, या लास्ट में स्पेस अलाउ नहीं है, शुरू में स्पेस नहीं अलाउ है, या कहीं स्पेस अलाउ ही नहीं है, ये बताओ मुझे। तो ये चीज़ मैं कंफर्म करूँगा, तभी उसके हिसाब से टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो उस पर इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, 2-3 टेस्ट केस लिख सकते हैं, एक वर्ड पे आप 2-2, 3-3 टेस्ट केस लिख सकते हो, ये समझो। और मस्ट मैच पासवर्ड एग्जैक्टली, मतलब पासवर्ड आपका एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, जो फर्स्ट टाइम डालो ऐसा ना हो कि भैया क्या हो जाए,
कि पहली बार कुछ और डाले, दूसरी बार कुछ और डाल रहे हैं, थोड़ी सी पासवर्ड हिल गई तो भाई गलत होनी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक्सेप्टेड कर दे, वो बता दे भैया पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, दोनों देख लो फिर से, एज इट इज़ जैसे ऊपर वैसे ही नीचे चाहिए एकदम, ठीक है। अब लाते हैं नीचे एक्सेप्टेंस टर्म्स एंड कंडीशन। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब भाई ये जो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताया गया, क्या आप इससे एग्री हो, तो एक चेक बॉक्स दिखता है, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, जिसमें क्लिक करने पे ऐसा साइन बन जाती है, उसको बोलते हैं क्या, चेक बॉक्स। तो उसमें लिखा है मैंडेटरी चेक बॉक्स वहाँ दिखना चाहिए, तो आप भी देख लो। अब चेक बॉक्स देखे ना तो आपकी टेस्टिंग ये बनती है, चेक बॉक्स तो उसने बना दिया, आपकी टेस्टिंग ये बनती है कि आप उस पर क्लिक करो, देखो चेक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये टेस्टिंग है ना। अब चेक बॉक्स बन गया तो यहाँ पे मैंडेटरी है ना भाई, चेक बॉक्स क्लिक करे या ना करे, ये तो आपको टेस्ट करना है, वो तो सामने वाला करे या ना करे वो तो उसकी मर्जी, लेकिन आपका काम है कि जो चेक बॉक्स को क्लिक करना चाहे तो क्लिक भी हो, जो ना करे तो ना। एज ए टेस्टिंग ये होना चाहिए। अब पता चला उसने चेक बॉक्स बना दिया, आप उस पर क्लिक कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर भी टेस्ट के साथ लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नीचे फंक्शनल पॉइंट ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा स्टोर एंड हैज़ पासवर्ड। मतलब सिस्टम स्टोर डेटा हैज़ पासवर्ड मतलब क्या होता है पता है? हैज़ मतलब छुपाना, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा होना चाहिए। हाँ मतलब हम कुछ लिख रहे हैं ना तो ये किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं, एक सिंगल पर्सन भी नहीं तुम्हारा हैक कर पाएगा भाई, किसी को पता है तुम्हारा, जब से तुम ना बताओ कि मेरा पासवर्ड ये है। वो हमेशा इनक्रिप्टेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनक्रिप्टेड मीन्स व्हाट, पहले जब लड़ाई होती थी पुराने ज़माने में भी इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन चलता था। उसमें इनक्रिप्शन में क्या होता था, जो जैसे अब एक बार लड़ने चले गए राजा लोग, तो लड़ते थे तो लड़ाई होती थी 10-10, 20-20 दिन बाद लौटते थे ना वहाँ से लड़के, तो उसके बीच में अगर किसी को संदेश भेजना होता था, कुछ सूचना भेजनी होती थी, तो क्या करता था, एक उसका क्या होता था, एक आदमी होता था जो संदेश को लिखते थे और वो लेके जाके वो लेटर देता था, लेकिन वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखता था, ताकि अगर मैं इसको क को बी लिखूँ तो समझ जाए क लिखा है, इसको ये लिखूँ तो ये समझे ये लिखा है। तो वो सिर्फ राजा और ये जिसने भेजा वो समझेगा, उसके बीच की इंटरेक्शन है, ताकि अगर बीच में उसको कोई मार के छीन भी ले तो भी समझ ना पाए इसने इसमें क्या सूचना लिखी है, ऐसी इंपॉर्टेंट। वो इनक्रिप्शन किसको पता होगी, सिर्फ राजा और जो भेजा है उसी को। बीच में कोई उससे छीन ले या कुछ कर ले तो भी समझे रहे यार क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं पा रहे। वो जब तक वो राजा ना समझेगा, जब तक ये जो भेजने वाला नहीं समझेगा, तब से उसको कोई समझ नहीं सकता। वो भी एक तरफ से क्या थी, इनक्रिप्शन थी, है ना। नहीं तो भाई कोई भी पता चल गया, देखो हर राजा के अंदर क्या होते थे, एक आग दो जन क्या होते थे, बीच में क्या बोलते थे, बताने वाले होते थे, क्या बोलते क्या उसको बोलते हैं, घुसपैठी होते थे ना, कि भैया वो आदमी फला आदमी जा रहा है, उसको पकड़ के छीन लो, देखो क्या लिखा है उसमें, इंपॉर्टेंट चीज़। अब वो देखेगा तो उसको समझ नहीं आएगा भाई लिखा क्या है, और जो लेके जा रहा है उसको भी नहीं समझ में आएगा इसमें लिखा क्या है। उसका काम है बस लेके आके देना, वो तो खोल के देखेगा भैया इसमें क्या है, उसने अच्छा इसका हमारा कोड नंबर ये था, ऐसे इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा। तो ये एक तरफ से इनक्रिप्शन पुराने ज़माने में थी। हमारे ज़माने में इनक्रिप्शन का मतलब जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो चीज़ हाइड होनी चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अगर मान लो मैं फ्लिपकार्ट खोला और यहाँ पे मैं एक शूज़ सेलेक्ट किया और मुझे पता चला शूज़ मुझे लेना है, तब तक अगर मान लो मैं डेटा डाल रहा हूँ, कोई मेरे डेटे को हैक कर लिया, वो देख रहा है मैं लॉगिन कर रहा हूँ, कोई दूसरी कंपनी अमेजॉन वाले ने हैक कर लिया फ्लिपकार्ट, मैं फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहा हूँ, अमेजॉन वाले ने हैक कर लिया, तो मुझे ऑफर देके अपने पास बुला लेगा ना। इसीलिए किसी के पास क्या होता है, डेटा इनक्रिप्टेड हमेशा भेजते, कोई किसी को देख नहीं पाए। इनक्रिप्शन मतलब क्या है, जैसे नंगा वायर घूमता है ना, उसको वायर क्या कर दो, पैक कर दो, मतलब कोई दिक्कत ना है, कोई जान ना पाए उसके अंदर कौन सी वायर है, मतलब छुपाना इनक्रिप्शन मतलब, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन ईमेल विथ टोकनाइजेशन लिंक। जो ईमेल मतलब हमेशा क्या होना चाहिए कि ईमेल जाना चाहिए सामने वाले को, टोकनाइजेशन टोकन जैसा आना चाहिए भाई, जैसे OTP आती ना 6235 करके, वो ऐसा एप्लीकेशन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी भाई। ये इसमें डालने के बाद देखो OTP आ रही है, आप अपना नंबर डालो, देखो आपके में OTP आई नहीं, अगर नहीं आए तो आप बोलो भाई डिफेक्ट है, आपको सही कर देना, है ना। आप तो कुछ लड़ने पड़ने वाला काम नहीं, आपकी काम टेस्टिंग है। वो तो डेवलपर बना रहा है भाई, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, यूज़र कैन नॉट लॉग इन अनटिल ईमेल इज़ वेरीफाइड। यूज़र लॉग इन नहीं कर पाना चाहिए जब तक, अनटिल मतलब तब, जब तक या तब तक, जब तक वो क्या हो, ईमेल उसका वेरीफाई
ना हो जाए भैया ये सही ईमेल आईडी है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत? अब आते हैं लॉगिन पे। लॉगिन आप लोग ने किया, ये इसमें क्या होना चाहिए? ईमेल में रिक्वायर्ड होना चाहिए, मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट बी वेरीफाइड, ठीक है। पासवर्ड है मस्ट मैच स्टोर हैश, ठीक है। मस्ट हैश का मतलब इनक्रिप्टेड, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए? ये रिक्वायर्ड है, मस्ट बी, मस्ट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट भी होना चाहिए, और मस्ट बी वेरीफाइड, वेरीफाई भी होना, इसमें क्या होता है कंपलसरी है। फ्लो क्या होना चाहिए? इफ़ क्रेडेंशियल इज़ वैलिड तो लॉगिन कंप्लीट हो जाए। क्रेडेंशियल मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों की बात कर रहा है, ना कि यूज़र नेम अलग बात कर रहा है, ना तो पासवर्ड अलग बात कर रहा है। क्रेडेंशियल का मतलब दोनों की बात कर रहा है, यूज़र नेम प्लस पासवर्ड। जहाँ क्रेडेंशियल का वर्ड आ गया मतलब वो दोनों चीज़ की बात कर रहा है आपकी, यूज़र नेम प्लस पासवर्ड। इफ़ क्रेडेंशियल इज़ वैलिड, अगर सब कुछ सही है तो लॉगिन हो जाना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और क्या? इफ़ रॉन्ग पासवर्ड तो रिटर्न क्या होना चाहिए? जेनरिक एरर मैसेज आना चाहिए, लिखना चाहिए क्या? डू नॉट रिवील इफ ईमेल इज एक्सिस्ट। मतलब अगर कुछ आपने गलत डाला है, एक एरर मैसेज थ्रो कर देना चाहिए, बेसिकली उसका ये कहना है, ठीक है। अब मैसेज क्या थ्रो करना है तो डेवलपर बना के ये मैसेज थ्रो करना चाहिए, आपको बता देगा कि भाई अगर गलत डालोगे तो आपको ये दिखेगा, आपको करके दिखाएगा भी, एक डेमो करके देगा, देखो ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो आप अपना फिर टेस्ट केस लो, अपने हिसाब से टेस्ट करो उसको। और लिखा है क्रिएट सेशन टोकन विथ एक्सपायरी, मतलब लिखा है अगर एक सेशन टोकन मतलब एक समय के बाद क्या होता है, कोई चीज़ लॉगिन करते हो एक्सपायर होता है, बोलता है। इससे कभी कभी आपको नहीं होता कि आप भैया सही टाइम आ गया, पासवर्ड अपना बदल लो, नहीं 2 दिन में आपका पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए? एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने फंक्शनलिटी बताया भाई सही टाइम पे क्या, तो इसको तुरंत ना करेंगे, तो उसको जब उसकी टाइम आएगी तब उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, तब तक इसको क्या करेंगे? येलो करके रेड मार्क दे देंगे, पेंडिंग करके उसको बता देंगे मीटिंग भाई इसको करना बाकी है ना। इतनी बात समझ आई? अब पासवर्ड वाले में क्या आता है? पासवर्ड रिसेट, यूज़र एंटर ईमेल, ठीक है। रिसेट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इफ़ ईमेल इज एग्जिस्ट सिस्टम सेंड रिसेट लिंक, अगर सेम ईमेल है तो क्या करना है? एक रिसेट का क्या होना चाहिए? एक लिंक आनी चाहिए हमारे पास, और एक्सपायर और लिखना चाहिए क्या? अगर जो लिंक आएगा उसको 15 मिनट पे 15 मिनट के अंदर उस पर काम करो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? एक्सपायर हो जाएगी। और यूज़र सेट्स न्यू पासवर्ड, तो इसमें लिखा है मस्ट मीट रजिस्ट्रेशन रूल, और जो रजिस्ट्रेशन में जो जो उसने बताया तो वही नियम से पासवर्ड एक्सटेंड करो, कुछ अलग नहीं कर पाओगे। जैसे रजिस्ट्रेशन में देखो क्या क्या बताया था, आप एक बार फिर से देख लो। रजिस्ट्रेशन में इन्होंने बताया था क्या? ये टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना, जो भी है ये इसी से मिलता जुलता होना चाहिए। और इफ़ ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ईमेल उससे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो शो जेनरिक सक्सेस मैसेज, इफ़ ईमेल एग्जिस्ट वी सेंड द रिसेट लिंक, ठीक है। अगर ये नहीं कर रहा है तो इसको क्या करना है? एक जेनरिक सक्सेस मैसेज देना चाहिए, भैया ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो भी है, ठीक है। अब प्रोफाइल पेज पे आ जाते हैं। प्रोफाइल पेज पे के बारे में कैसे लिखना है? अब प्रोफाइल देखो, डेवलपर भी 1 बाय 1 काम करते जाएगा, नीचे पहला बना देगा, सही हो गया तो आपको पकड़ा देगा, वो टेस्टिंग करो, वो दूसरे पे काम करेगा, वो उसका काम करने का तरीका है। लेकिन आप क्या करोगे? अगर मान लो सब बना के एक साथ ही टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? सब पे टेस्ट केस लिखते रहोगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रोफाइल पेज में क्या होना चाहिए? फुल नेम, फुल नेम में क्या होना चाहिए? एडिटेबल होना चाहिए, मतलब कुछ लिख सको, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करोगे तभी तो टाइप कर पाओगे, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स एडिटेबल होना चाहिए, राइट। सेम वैलिडेशन रूल इन एज रजिस्ट्रेशन, वैलिडेशन का रूल किसके जैसा मिलना चाहिए? जैसा रजिस्ट्रेशन आपने कर रहा है सब 100 कैरेक्टर होना चाहिए, ये ना लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, तो लिखा है ना इसने सेम वैलिडेशन रूल एज अ रजिस्ट्रेशन, जैसा रजिस्ट्रेशन में है, राइट। ईमेल क्या होना चाहिए? रीड ओनली, चेंज ईमेल फ्लो आउट ऑफ स्कोप। ईमेल में ऐसा होना चाहिए प्रोफाइल में कि आप उसको प्रोफाइल की ईमेल को सिर्फ रीड कर सकते हो, बस उसको ईमेल को बदल ना सकते हो, ठीक है। और मोबाइल नंबर एडिटेबल होना चाहिए, मोबाइल आप समय के अनुसार आप मोबाइल नंबर गुम गया तो आप बदल दो। और क्या? मस्ट फॉलो सेम रूल, रजिस्ट्रेशन जैसा रूल है वैसा। और एड्रेस में क्या हो रहा है? लाइन 1 रिक्वायर्ड मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स। एड्रेस तो देखो बड़ा होता है, किसी का एड्रेस, किसी का देखो एड्रेस ऐसा नहीं होता कि 4-5 कैरेक्टर का होता है, जिसका एड्रेस होगा मिनिमम 15-20 कैरेक्टर का होता है, राइट। 20-25 कैरेक्टर के होते हैं। तो उसने बोला चलो 150 तक हमने अलाउ कर दिया, उसके ऊपर मत डालना भाई कोई, इससे बड़ा तो किसी का होगा नहीं एड्रेस। सेम लाइन 2 में भी वही करना है, ऐसे ही फील्ड बनेगा उसमें भी यही टेस्ट करना है। और उसी में कितने टेस्ट केस? 6-5 टेस्ट केस बनाते चले जाओगे आप नीचे। आप इसमें सिटी में रिक्वायर्ड अल्फ़ाबेट, अब सिटी 1 2 3 नहीं होगा, उसमें अल्फ़ाबेट ही होगा ना, बर्लिन, टोक्यो, जापान, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सब में क्या होगा? सिटी क्या होगा? अल्फ़ाबेट से ही शुरू होगा ना। और स्पेस ओनली मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स, राइट, ठीक है। और फिर स्टेट प्रोविंस रिक्वायर्ड, स्टेट मतलब जैसे
जैसे यहाँ का स्टेट क्या है, लखनऊ, हाँ नहीं, यहाँ यूपी का स्टेट क्या है, और उत्तर प्रदेश है, हाँ ठीक है। इंडिया का स्टेट मतलब जिस स्टेट में वो यूपी, ठीक है। वैसे हर का स्टेट होना चाहिए। जीप और पोस्टल कोड होता है ना, जैसे यहाँ का पोस्टल कोड कुछ है, पिन नंबर, राइट, जो भी है, ठीक है, ये हो गया। अब कंट्री का एक ड्रॉप डाउन होगा, किस कंट्री से आप बात कर रहे हो, मतलब चाहे इंडिया हो चाहे कहाँ से भी हो, ठीक है। इस डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स ऑनली डिफ़ॉल्ट अलाउ, एक क्या होना चाहिए, अगर नहीं हो, नहीं डालना है तो एक चेकबॉक्स आपके पास अलाउ होना चाहिए। फिर एक लिंक है, इस पर ऑर्डर, प्लेस होल्डर एंड फ्यूचर चेंज पासवर्ड, एक लिंक भी आपको नीचे से दिखना चाहिए। इस पर क्या कर सकते हो आप, वो ऑर्डर प्लेस होल्डर का नाम क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। और क्या कर सकते हो, पासवर्ड को रीसेट करने के लिए लिंक पे क्लिक करोगे तो रीसेट करने का ऑप्शन दिखना चाहिए, ऐसे बनाया इसने। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है, यूज़र कैन नॉट रजिस्टर विदाउट वैलिड RFC, जो भी उसने दिया है, जो क्राइटेरिया वहाँ दिया है उसके अलावा कोई क्राइटेरिया यूज़ करे, उसके अलावा उस पर क्या करें, काम ना कर पाए। डुप्लीकेट ईमेल आर रिजेक्टेड, डुप्लीकेट ईमेल कुछ भी डाले रिजेक्ट हो जाना चाहिए। पासवर्ड वैलिडेशन रूल क्या होना चाहिए, एनफोर्स स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन चेक बॉक्स मस्ट भी चेक होना चाहिए। और यूज़र मस्ट बी वेरीफाई ईमेल बिफोर फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। यूज़र मस्ट वेरीफाई ईमेल बिफोर फर्स्ट लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के पहले ईमेल का क्या होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए कि भाई सही आदमी है या गलत आदमी है, ठीक है। सेम लॉगिन में भी है ये पासवर्ड, मतलब सेम चीज़ यहीं पे ऐसा है। अब आ जाते हैं नॉन फंक्शनल में। नॉन फंक्शनल में क्या है, सेम वही चीज़ें है। फिर सिक्योरिटी टोकन टाइम लिमिट, ये थोड़ी API की चीज़ है। तो इसमें क्या है, ऑल कम्युनिकेशन वाया HTTP, जो कोई भी काम करना हो HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा होना चाहिए। HTTPS, S का मतलब सिक्योर। अगर यही HTTP होता तो कोई किसी भी एप्लीकेशन को खोल सकता है बिना यूज़र ने, बिना पासवर्ड के। जहाँ HTTPS लिख जाता है उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। इसका मतलब ये होता है सिक्योर मतलब सिक्योरिटी, जहाँ ये मतलब ये मस्ट भी होना चाहिए, ये होना ही चाहिए सिक्योर, वो बता रहा है ऐसी एप्लीकेशन बनाओ। और रेट लिमिटिंग मैक्सिमम 5 लॉगिन अटेम्प्ट्स पर 10 मिनट्स पर IP, मतलब हर 10 मिनट पे 5 आदमी लॉगिन कर सके, इसके ज़्यादा अलाउ ना करें, ठीक है। अप्रूवल किसका चाहिए, जैसे अब सारी चीज़ें आपके पास हो गया। अब अप्रूवल के लिए उसने क्या किया, दिस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय रोशन बिजनेस एनालिस्ट ऑफ द अपना बाजार मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल, जैसे बिजनेस एनालिस्ट रोशन, मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल, ऐसे मतलब सबका क्या होता है, यहाँ पे सारे लोग का क्या होता है भाई, इतना मान लो करोड़ों का एप्लीकेशन बन रहा है तो सबकी अप्रूवल तो चाहिए कि भाई ये डॉक्यूमेंट से आप हैप्पी हो नहीं हो। मान लो अगर एक बंदा भी बोल दे भाई मैं नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसको सुनो और काम करते हैं, उसमें सही या गलत या तो सब समझाते हैं। अगर किसी एक की अप्रूवल नहीं होगी तो क्या होगा, पेंडिंग होगा। जैसे मान लो इसने पहले ने क्या किया, प्रिपेयर करके पेंडिंग कर दिया, बिजनेस एनालिस्ट के हिसाब से सही हो गया, अब इसके पास जाएगा, ये अपने हिसाब से देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा। जब सारे लोग अप्रूव कर देंगे तो शीट जाएगी सबके पास, अब सब अपना काम करना चालू करेंगे, ठीक है। बाकी और भी एक आध दो चीज़ें तो छोटी चीज़ें, स्टेक होल्डर रिव्यू अप्रूवल। स्टेक होल्डर मतलब डिफरेंट, जैसे मान लो डेवलपर का अलग टीम होता है, टेस्टर का अलग होता है, डिज़ाइनर का अलग होता है, ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर बोलते हैं उसको। जैसे स्टेक होल्डर मतलब समूह, सबका क्या होना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए, सबका मतलब मान्य होना चाहिए, हाँ भाई ये चीज़ सही है, हाँ इस पर काम हो सकता है, ठीक है, उनकी अप्रूवल चाहिए। टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइनर की चाहिए, जो आर्किटेक्ट करता है चीज़ों को एक चीज़ों से जोड़ता है, हाँ भाई हम जोड़ सकते हैं कि नहीं, हाँ हमें कुछ दिक्कत है बताएं इसको, ऐसे ना ऐसे हो सकता है, ठीक है। UI और UX डिज़ाइन मतलब जो UI दिखनी चाहिए, हाँ कौन कौन सी UI आपको बना दे, हाँ वो वाले भी बोले भाई ठीक है, ठीक है। और डेवलपमेंट स्प्रिंट प्लानिंग है तो मतलब अलग है। स्प्रिंट प्लानिंग मतलब तो साइकिल की प्लान होनी चाहिए, इतनी साइकिल में काम करके देना है, और बस क्वालिटी की बात होगी, बाकी बस कुछ नहीं। तो ये बेसिक आपके पास क्या है, BRD है। ये थोड़ा मैंने जल्दी इसलिए बताया क्योंकि ये बेसिक ही चीज़ थी, ठीक है। मेन आपको समझना था कि भाई देखो कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया होती है, तो चीज़ें समझ में आई कुछ। BRD देख के कुछ थोड़ा सा सोच सकते हो कुछ कि भाई अगर BRD आपके हाथ में पकड़ा दे तो आप टेस्ट केस लिख लोगे। अगर हम ना पकड़ा रहे, कंपनी में ही आपको ऐसे ही पकड़ाया जाएगा और आपको टेस्ट केस लिखना है। देखो BRD आने के बाद आपके पास दिमाग और चलता है। अगर मुझे कोई BRD दे दे मैं तो बहुत टेस्ट केस लिख दूँ, हाँ ये होना चाहिए ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ इसलिए, ऐसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ होना क्या चाहिए। अब मेरे पास सामने एक मुझे मालूम है कि ये गोल क्या है इसका,
कि मुझे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए, बस मुझे भी लिखना है ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए, और वही लिख के भर के पेज में दे तू सामने वाले को, सामने वाला भी देखे अप्रूव करते हाँ ठीक है इसको हटा दो, ये वैलिड है, ये भाई हमारा टेस्ट केस जो हम लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिव्यू कराते हैं हमारे मैनेजर से या हमारे टीम मेंबर से जो सीनियर होता है, वो बोलता है हाँ ये पॉइंट थोड़ा हटा दो यार, रिपीट हो रहा है, ठीक है हम हटा दिए, वो बोले भाई एक पॉइंट और ऐड कर दो, ये भी टेस्ट करना है, तो ऐसे ही तो काम होता है। अब BRD क्लियर है थोड़ा, अब टेस्ट केस लिखेंगे अगला तो समझ में आएगा, BRD देख के कोई बोला, अब आपके पास ये समझा करो कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो मान लो आपने सोचा है, आपके दिमाग में ये है कि ऐसे होगा, और आपको काम किसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से करना है कि भाई सामने वाला भी ऐसे ऐसे बना रहा है, हमको भी ऐसे ऐसे ही टेस्ट करना है। सामने वाला एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया होगा, एडिटेबल होगा, उसमें 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 8 से कम और 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बस ऐसे ही डिटेल में देते हैं। वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि इनका मतलब है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें पता चल रहा है भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं है, अननेसेसरी कुछ भी टेस्ट केस ना जोड़ रहे हैं भाई, हमको पता ये है, अब हमारे दिमाग में पैदा हो रहा है शायद ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो, हम टेस्ट केस तो लिखेंगे, देखो चेक तो हम करेंगे, हम रिव्यू भी कराएंगे, अगर हमारा मैनेजर मना कर रहा है भाई ये मत डाले यार, ये कोई मतलब नहीं है, हम हटा देंगे। हमने अगर कुछ होगा हम बोलेंगे भाई बॉस हमने पहले आपको बताया था, आपने बोला नहीं करना है, तो हमारी क्या गलती, आप जैसा बोला उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारी सारी चीज़ें सही चल रही है, और जो गलत चल रही थी हमने दे दिया, उसने सही करके हमको दे दिया, तो ये ऐसे ही काम होता है। अब समझ में आ रहा है कुछ, पढ़ाना थोड़ा सही लग रहा है कि नहीं। BRD देखो बड़ी मेहनत की है, 2 दिन इस पर मेहनत की है हम सब बैठ के, हम कहें एक बार BRD आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा भाई टेस्ट केस में कैसे लिखते हैं। अब आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्लियर ऑब्जेक्शन है, सामने देख के आप चीज़ें को क्या कर सकते हो, सही और गलत का फैसला कर सकते हो आप कि भाई सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो आज जैसे इतनी BRD है जितना लिखा है, इसमें एज टेस्टर जैसे कितने टेस्टर काम करते हैं, कितना टॉपिक किस टेस्टर को दिया जाएगा। हाँ वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। मान लो लॉगिन करनी है तो एक जन लॉगिन पे कर लेगा, एक रजिस्ट्रेशन पे कर रहा है, एक जन प्रोफाइल पे काम कर रहा है, फिर अगली जो फंक्शनलिटी, ऐसे नहीं कि 3 टेस्टर हैं तो 3 डेवलपर अगर 3 टेस्टर है तो कम से कम 5-7 डेवलपर बनते हैं वहाँ बैठते हैं, तो सारे लोग बना के आपको पास देते चले जाएंगे, लो करते रहो, आप लिखते रहो, परेशान रहोगे, दिन भर काम ही ख़त्म नहीं होगा, इतना काम रहेगा आपके पास। तो मतलब ऐसा नहीं कि सारे काम आपको देंगे, 2 जन बैठे, जो भी काम बांटा जाएगा सबको बराबर बांटा जाएगा, तो लेकिन रिक्वायरमेंट तो सबका कॉमन ही रहेगा, यही रिक्वायरमेंट सबके पास पहुँचेगी, ताकि अगर कल को तुम ना रहो तो रिक्वायरमेंट देके कोई दूसरा काम कर सके, वो टेस्ट केस देख के दूसरा आदमी आकर टेस्टिंग कर सके उस चीज़ की, है ना। अब समझ में आएगा, टेस्ट केस ना लिखे, अगर रिक्वायरमेंट ना रहे तो नया आदमी आएगा तो अंधे जैसा काम करेगा कुछ भी। इसलिए रिक्वायरमेंट और टेस्टिंग की जो टेस्ट केस होती है बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट केस इसीलिए लिखते हैं कि हमें 10 की 10 बातें, कल को कोई आया तो उसको भी ये 10 बातें चेक करना है, ताकि 2 बातें और ऐड करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से 2-3 बातें ना निकाल ले, भूल न जाए। आप 2-3 बातें ऐड कर सकते हो टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ से जो 10 बातें वैलिड रखेंगे वहाँ से 3-4 बातें ना हटा दो, ठीक है। इसीलिए टेस्ट केस लिखा जाता है। जो 14 दिन की साइकिल है उसमें हमें कितना काम इसमें से लिया जाएगा। अब जैसे 14 दिन का काम है, छोटा काम है, मान लो अगर लॉगिन का काम दे तो भाई 14 दिन के अंदर आप टेस्टिंग करो। अब 14 दिन के अंदर आप डिपेंड करता है, जो एक दिन में आपको मेजरली कम से कम अगर टेस्टिंग करो 10 से 15 टेस्ट केस डेली वो करना है, टेस्टिंग करनी है। 10 से 15 टेस्ट केस डाल के चेक करना, मतलब 10 से 15 टेस्ट केस क्या मतलब, एक बार सही डाल के देख लो, ठीक है, उसमें देखिए आपने सही किया, फिर एक बार क्या करो, एक बार गलत डाल के देख लो, ऐसा देखते मतलब टेस्ट केस आपके पास पड़े रहेंगे। आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा, आपको बोलेंगे कि भैया इतना काम आप करके दे दो, आपको क्लियर डायरेक्शन होगा, इतना काम हमको करके चाहिए। ऐसा नहीं ज़बरदस्ती कि भैया इतना तो हो ही जाएगा, 8-9 दिन में हो जाएगा, फिर भी आपके पास कितना दे रहे हैं, 10 दिन दे रहे हैं आप लोग। शनिवार संडे निकाल के 10 दिन आपके पास देते हैं, 10 दिन का वर्किंग डे होता है, जिसमें 8 दिन का काम देते हैं, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा ही देते हैं। तो आपको समझ में आएगा, कोई स्मार्ट वर्क का लड़का रहता है तो 7 ही दिन में कर देता है, 6 दिन में काम करके रख लेता है, लेकिन धीरे धीरे अपडेट रहता है, आज इतना ही किए, आज इतना ही किए, है ना। तो मतलब अपने हिसाब से चलाता है चीज़ों को, भाई ऐसा ना कि कल को आज ज़्यादा बता दे, कल को हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा देने लगे,
ठीक है। तो अगर ज़्यादा जल्दी कर लोगे तो भाई कोई अगर मान लो 3 आदमी है तो तीनों आदमी तो जल्दी नहीं करेंगे ना, कोई थोड़ा पीछे रहेगा कोई थोड़ा आगे रहेगा। बोलेंगे एक काम करो यार, इसका मुझे नहीं लग रहा है ये 10 दिन में कंप्लीट या 14 दिन में साइकिल में कंप्लीट कर पाएगा, उसका 2-3 काम देख लेते हैं यार जाके। तो आप ना नहीं कर सकते, ठीक है देखता हूँ, यही करोगे ना, और क्या करोगे। या तो आपके पास आपको बहाना रहे भाई मेरे पास ऑलरेडी अभी देखो काम है यार, तो सामने वाला बोलेगा कल तो आपने स्टेटस बोला था आपका ख़त्म हो गया था, आज कहाँ से काम आ गया। तो ऐसे ना अपने हिसाब से बताना होता है, थोड़ा सोच समझ के जो भी बोलना होता है, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही देखते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या होता है।